नमस्कार विद्यार्थियों, महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम बेस्टर पॉलिटिकल थिंकर जो कि अपना BA थर्ड ईयर का पेपर है, उसमें अरस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने आपको प्लेटो के बारे में पूर्व में अध्ययन करवा दिया था और उससे आगे हम आज अरस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अरस्तु का अध्ययन करते हुए हम इनका संक्षिप्त में जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जो कार्यकाल है यानी कि मृत्यु है वो 322 ईसा पूर्व में हुई। इनका जो जन्म स्थान था वो स्टेगरा यूनान का नगर राज्य था। ये उसमें इनका जन्म हुआ। जहाँ अरस्तु के परिचय की हम बात करते हैं तो एक परिचय इनका ये भी है कि तात्कालिक यूनान में जब हम अरस्तु से पहले के विद्वानों को देखते हैं तो सबसे पहले सुकरात का नाम आता है और सुकरात के जो शिष्य रहे हैं वो प्लेटो रहे हैं। हालांकि सुकरात के शिष्य तो बहुत अधिक थे, लेकिन कहते हैं कि शिष्यों में भी जो प्लेटो हैं वो उनके महत्वपूर्ण शिष्य थे और एक बहुत जो विद्वान व्यक्ति के रूप में इनकी यूनान में ख्याति रही थी। प्लेटो ने एक अकादमी की स्थापना की थी और ये जो अकादमी की स्थापना हुई उसमें यूनान के बहुत सारे जो यूनान के नगर राज्यों से बहुत सारे जो शिष्य हैं या विद्यार्थी हैं वो इसमें अध्ययन करने के लिए आए थे। अरस्तु भी उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य था। यानी कि हम ये कहें कि सबसे पहले जो हम यूनान के विचारक को देखते हैं तो सुकरात का नाम आता है। उसके बाद में उनके जो शिष्य हैं वो प्लेटो रहे और जो प्लेटो के शिष्य हैं वो अरस्तु रहे। इस प्रकार से जो अरस्तु हैं वो प्लेटो के एक महत्वपूर्ण शिष्य के रूप में जाने जाते हैं और जो प्लेटो ने अकादमी की स्थापना की थी उसमें अरस्तु एक विद्वान शिष्य के रूप में, महत्वपूर्ण शिष्य के रूप में प्लेटो को अच्छे लगे और प्लेटो इन अरस्तु के बारे में ये कहते थे कि इस अकादमी में मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन अरस्तु है वो शरीर में हृदय के समान है और शरीर में मस्तिष्क के समान है। यानी कि अन्य जो शिष्य हैं उनका तो शरीर के अन्य अंगों से तुलना की जा सकती है, परंतु अरस्तु हैं वो एक मस्तिष्क के रूप में दिखते थे। और ये जो अरस्तु हैं उन्होंने भी आगे चलकर अपनी यूनान में अकादमी की स्थापना की थी। ये जो अकादमी है उनका नाम था लीसियम। क्या नाम था इसका? लीसियम। यानी कि प्लेटो की अकादमी का नाम था लीसियम और इस लीसियम अकादमी है इसका भी यूनान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इसे भी एक विश्वविद्यालय के रूप में दर्जा मिला हुआ था। यहाँ हम जब अरस्तु की बात करते हैं तो अरस्तु न केवल प्लेटो के शिष्य थे अपितु अरस्तु भी किसी के गुरु थे और वो पर्सन थे
सिकंदर के बारे में ये कहा जाता है कि वो विश्व विजेता की कामना रखते थे, और यहाँ पे जो 300 44 ईसा पूर्व में जो मैसेडोनिया के राजकुमार थे, और मैसेडोनिया को मकदूनिया भी कई ग्रंथों में कहा जाता है, तो अरस्तु की ख्याति को देखकर तत्कालीन मैसेडोनिया के जो शासक हैं उन्होंने अरस्तु को सिकंदर को पढ़ाने का जिम्मा सौंपा, और जब सिकंदर की आयु उस समय ओनली 13 वर्ष, इन्होंने सिकंदर को अध्ययन कार्य करवाया था। और जो सिकंदर है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण अरस्तु का शिष्य रहा था, और आगे चलकर उन्होंने एक विश्व विजेता के रूप में ख्याति प्राप्त की। इस प्रकार से हम जो अरस्तु हैं उनके जीवन परिचय की बात करते हैं। जहाँ हम प्लेटो के ग्रंथों की बात कर रहे थे, तो प्लेटो का जो ग्रंथ रिपब्लिक था, जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसमें उनके समस्त जो विचार हैं वो लिखे गए हैं। उसके बाद में उनका दूसरा ग्रंथ स्टेट्समैन था, और तीसरा ग्रंथ उनका दी लॉस था। तो उसी प्रकार से जो अरस्तु हैं उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा था पॉलिटिक्स। अरस्तु का महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा था पॉलिटिक्स, और इस पॉलिटिक्स में ही अरस्तु के समस्त चिंतन हैं। हालांकि जो अरस्तु हैं उन्होंने तर्कशास्त्र के ऊपर भी, दर्शन शास्त्र के ऊपर भी, द्वंद्ववाद पर भी, शरीर विज्ञान पर भी, भौतिक विज्ञान पर भी अनेक ग्रंथों की रचना की, और उनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम आता है वो पॉलिटिक्स आता है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहाँ प्लेटो की बात आती है तो उनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसका नाम आता है रिपब्लिक। प्लेटो का ग्रंथ कौन सा है? रिपब्लिक। और अरस्तु का जो ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो कौन सा है? पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स में ही अरस्तु हैं, उनके समस्त जो विचार हैं उनका संकलन किया गया है। ये आपको अरस्तु के शॉर्ट में एक जीवन परिचय है, इसके रूप में आपको देखना है। और अब हम जो अरस्तु हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि इन्होंने किस किस प्रकार के जो विचार हैं वो अपने इस पॉलिटिक्स ग्रंथ है इसमें लिखे हैं, जिसमें हम पॉलिटिक्स में विचार, अरस्तु के पॉलिटिक्स में विचार। सबसे पहला जो हम विचार देखते हैं अरस्तु का, वो है राज्य संबंधी विचार। राज्य संबंधी विचार। दूसरा वाला जो हम इनका विचार देखते हैं वो इनका विचार है क्रांति संबंधी विचार। अरस्तु का क्रांति संबंधी विचार। सबसे पहले राज्य संबंधी विचार, दूसरा वाला जो विचार आता है उनका वो आता है क्रांति संबंधी विचार। तीसरा जो अरस्तु का विचार आता है वो आता है संविधान व संविधानों का वर्गीकरण। संविधान व संविधानों का वर्गीकरण। चौथा वाला जो उनका विचार आता है वो आता है उनका दासता संबंधी विचार।
दासता संबंधी विचार। पांचवा वाला जो विचार आता है उनका, वो आता है न्याय संबंधी विचार। छठा वाला जो अरस्तु का विचार है वो आता है उनका नागरिकता संबंधी विचार। नागरिकता संबंधी विचार। सातवां जो उनका विचार आता है वो आता है उनका संपत्ति संबंधी विचार। और आठवां वाला जो हम देखेंगे वो है प्लेटो व अरस्तु का तुलनात्मक अध्ययन। प्लेटो और अरस्तु में मुख्य जो अंतर है वो क्या था, इसके बारे में हम अंतिम रूप से जानेंगे। और विशेषकर जब इनमें हम जो संपूर्ण विचारों को देखते हैं अरस्तु के, तो उनमें उनके क्रांति संबंधी विचार, संविधानों का वर्गीकरण और दासता संबंधी विचार, ये परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण बनते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये जो विचार हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बनते हैं। और बाकी जो उनके विचार हैं वो जब हम जो शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं उनमें ज़्यादा महत्वपूर्ण इनके विचार बनते हैं। यहाँ से जो छोटे प्रश्न है, संक्षिप्त प्रश्न है, वो पूछ लिए जाते हैं। बाकी तो जो बड़े प्रश्न हैं वो तो या तो क्रांति से संबंधित आएगा, या संविधान या संविधानों के वर्गीकरण से, या दास और दासत्व संबंधित विचारों से आता है। तो इस रूप में हम इनके जो महत्वपूर्ण विचार हैं उनको सबसे पहले अध्ययन करेंगे, और बाद में जो इनके अन्य विचार हैं इनके बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले अन्य विचारों को प्रारंभ करने से पहले अरस्तु के जो राज्य संबंधी विचार हैं इनको हम देखेंगे कि अरस्तु ने राज्य के संबंध में अपने क्या विचार हैं। सबसे पहली बात आती है इसमें राज्य का उद्भव। अरस्तु का मत है कि जो राज्य का उद्भव है वो प्राकृतिक रूप से हुआ। देखिए, कहा गया है कि अरस्तु के समय पर भी हम विभिन्न जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों को देखते हैं, या उद्भव या उत्पत्ति एक ही बात है, उनके सिद्धांतों को हम देखते हैं तो शक्ति संबंधी सिद्धांत, देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत। यहाँ सामाजिक समझौता, शक्ति सिद्धांत और देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ये सिद्धांत उस समय इससे पहले भी प्रचलन में थे, लेकिन अरस्तु है उन्होंने ये जो सारे सिद्धांत है उनको बिल्कुल नकार दिया था। और उनका विचार था कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो प्राकृतिक रूप से हुई है, और प्राकृतिक रूप से ही राज्य का उद्भव हुआ है। अतः राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अब इन्होंने राज्य को जो प्राकृतिक संस्था है वो किस रूप में माना? उन्होंने ये कहा कि संपूर्ण जो सृष्टि है, जगत है, इसमें हम देखते हैं तो दो प्रकार की स्थितियां हैं वो आती हैं मानवों के संबंध में। एक तो स्त्री पुरुष और एक स्वामी व दास। तो उनका ये मत था कि ये प्राकृतिक ही होता है कि स्त्री और पुरुष हैं वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, और स्वामी और दास है वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। तो इनका जो आकर्षण होता है वो एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। तो यहाँ पे इनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो भौतिक होती है। कौन सी होती है? भौतिक होती है। जब स्त्री और पुरुष अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो इनकी क्रिया स्वरूप है वो संतानोत्पत्ति होती है। ठीक है, तो
ये जो संतानोत्पत्ति होती है, अब यहाँ स्त्री के पुरुष इनके संयोग से एक इनकी संतान होती है। अब यहाँ पर जो पहली स्टेज आ जाती है वो संस्था उदित होती है परिवार। क्योंकि यहाँ ये जो स्त्री है वो सिंगल है, यहाँ जो पुरुष है वो सिंगल है, यहाँ जो संतानोत्पत्ति होती है बच्चा है वो सिंगल है। लेकिन जब ये तीनों के तीनों मिलते हैं तो यहाँ एक परिवार की उत्पत्ति होती है। ये परिवार है वो फर्स्ट स्टेज की संस्था है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज की संस्था आ जाती है। और इसी के साथ साथ में जो दास हैं उनको भी वो इस परिवार के साथ में सम्मिलित करता है, ठीक है, क्योंकि जो दास हैं उनके बगैर परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। बहुत सारे जो काम है परिवार में वो दास करता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले परिवार जैसी संस्था का उदय होता है। एक परिवार बना, फिर दूसरा परिवार होता है, फिर तीसरा परिवार होता है, चौथा परिवार होता है। इस प्रकार से परिवार संस्था तो होती है, प्राथमिक संस्था होती है, लेकिन ये सीमित संस्था होती है। अर्थात ये व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो करती है, लेकिन अन्य आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं करती। तो इसी प्रकार से ये अन्य जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति के लिए जितने भी जो परिवार होते हैं, ये परिवार सारे के सारे मिलकर जहाँ ग्राम का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो संस्था होती है ग्राम, ये दूसरी स्टेज होती है, सेकंड स्टेज, ठीक है। तो इस प्रकार से जो दूसरी संस्था का उदय होता है वो ग्राम के रूप में होता है। और ये जो ग्राम है ये मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की तो पूर्ति करते हैं, लेकिन मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं के साथ साथ में ये न्याय, धार्मिक मेले आदि हैं, इनका भी आयोजन करते हैं। तो जो व्यक्ति है वो इनकी पूर्ति है वो इनके माध्यम से करने लग जाता है। फिर यहाँ भी जो मनुष्य है उसका संपूर्ण जो हित है वो नहीं हो पाता है, या हम ये कहें कि मनुष्य की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति है वो इन ग्राम के माध्यम से भी नहीं की जाती है। अतः संपूर्ण जो ग्राम है उनसे मिलकर एक नगर राज्य का विकास हो जाता है। ये जो नगर राज्य है ये ही संपूर्णता को लिए हुए हैं। ये जो स्टेज आती है वो थर्ड स्टेज आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो नगर राज्य है उसकी उत्पत्ति होती है। और इस नगर राज्य में मनुष्य अपनी भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आदि आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो कर पाता है। अतः अरस्तु का ये कहना कि जो नगर राज्य है ये संपूर्ण संस्था है, और जो नगर राज्य है वो ही संपूर्णता के आधार को लिए हुए है, क्योंकि ये व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो राज्य का उद्भव है, जो प्रकृति है वो बिल्कुल प्राकृतिक होती है। और उन्होंने जो सारे के सारे सिद्धांत हैं उनको उन्होंने नकारा, और राज्य को एक प्राकृतिक जो संस्था है उसके रूप में उन्होंने स्वीकार किया, और फिर ये कह दिया कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। तो दूसरी वाली बात आती है उनके राज्य संबंधी विचारों में, वो यही आती है कि राज्य कैसी संस्था है, प्राकृतिक संस्था है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि किस प्रकार से प्राकृतिक आवश्यकताओं की जो प्राकृतिक स्थिति होती है उसके कारण एक दूसरे के संपर्क में आना, और फिर उस प्रकार से नगर राज्य जैसी संस्था है उसका उद्भव हो जाना। तीसरी जो बात आती है वो है राज्य द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति। जो राज्य है वो मनुष्य के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यानी कि उनका भौतिक विकास भी, बौद्धिक विकास भी, नैतिक विकास भी, आध्यात्मिक विकास भी सभी राज्य के द्वारा मनुष्यों का हो जाता है। अगर राज्य नहीं हो तो निश्चित रूप से सभी आवश्यकताओं की पूर्ति है वो मनुष्य अपने स्तर पर नहीं कर पाए। चौथी जो बात है
वो इसके संदर्भ में आती है राज्य द्वारा सुरक्षा। अरस्तु का ये कहना था कि ये राज्य है जो व्यक्ति को संपूर्ण प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पे दो प्रकार की स्थितियाँ आती हैं, एक तो आंतरिक और दूसरी आती है इसमें बाहरी। और यहाँ आंतरिक जो स्थिति है उसमें तो राज्य है वो शांति व व्यवस्था बनाए रखता है, और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है उसको वो सुरक्षा प्रदान कर देता है शांति व्यवस्था स्थापित रख के। और जो बाहरी स्थिति है उसमें राज्य है वो युद्ध से रक्षा करता है, यानी कि अन्य जो राज्य के द्वारा अगर उसके ऊपर युद्ध या आक्रमण कर दिया जाए तो ये राज्य होता है जो अपने मनुष्यों को उस युद्ध से रक्षित रखता है। अगर राज्य नहीं हो तो ना तो शांति व्यवस्था बनी रह सकती है और ना युद्ध से किसी भी प्रकार की कोई रक्षा हो सकती है। इस वजह से जो राज्य होता है वो मनुष्य के जो युद्ध है उनसे रक्षा कर पाता है, और इस रूप में राज्य है वो दोहरे जो उद्देश्य हैं उनको अपनाता रहता है। नेक्स्ट जो उन्होंने बात कही है इसके संबंध में, वो कही है कि राज्य है वो मानव स्वभाव में ही निहित है, यानी कि मानव का जो स्वभाव है वो एक राजनीतिक प्राणी के रूप में है। यानी कि हम कहते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी भी है, मनुष्य राजनीतिक प्राणी भी है, मनुष्य धार्मिक प्राणी भी है, मनुष्य नैतिक प्राणी भी है। सभी प्रकार के जो तत्व हैं वो मनुष्यों में देखने को मिलते हैं। लेकिन अरस्तु का ये मानना था कि सबसे पहले जो मनुष्य है वो राजनीतिक प्राणी है। अतः अपने राजनीतिक उद्देश्यों की सिद्धि करने के लिए मनुष्य का ये स्वभाव ही रहता है कि हमको एक ऐसी संस्था का उदय करना है जिस संस्था के अधीन रहकर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इस वजह से जो मनुष्य हैं वो अपने स्वभावजन्य ही राज्य की उत्पत्ति कर देते हैं। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि जो मानव के स्वभाव के कारण राज्य है वो अस्तित्व में है। और फिर यहाँ पर अरस्तु है उन्होंने एक कोटेशन भी कही है कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है या तो वो पशु है या देवता है। यानी कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है वो या तो पशु है या देवता है। अब ये दोनों ही जो चीज़ें हैं वो समाज में नहीं रहती। बाकी जो समाज है वो तो नागरिकों से ही मिलकर बनता है, व्यक्तियों से ही मिलकर बनता है। इस वजह से नागरिकों के स्वभाव में ये होता है कि हमें एक संस्था का उदय करना है, क्योंकि व्यक्ति राजनीतिक प्राणी है और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति है वो मनुष्य की कहाँ से हो सकती है कि राज्य से ही हो सकती है। छठी वाली जो बात अरस्तु ने बताई है वो है राज्य व्यक्ति से पूर्ण। ये थोड़ी सी जो धारणा है उसको हम उनके मनोवैज्ञानिक आधार पर देखेंगे, क्योंकि अरस्तु हैं वो यथार्थवादी विचारक थे और उनका जो परिवार है वो चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, या हम ये कहें कि वो विज्ञान के साथ भी जुड़ा हुआ था। इस वजह से उन्होंने यहाँ जो इसमें एक ये तर्क मनोवैज्ञानिक तर्क है वो स्पष्ट किया है। यानी कि ये बात आती है कि राज्य पहले अस्तित्व में आया, व्यक्ति पहले अस्तित्व में आया। तो यहाँ पर अरस्तु का ये कहना है कि सबसे पहले सर्व आता है और अंग हैं वो उसके बाद में आते हैं। यानी कि सर्व से ही अंग हैं वो बनते हैं, और ये जो अंग हैं उनका महत्व है वो इस सर्व के साथ में जुड़े रहने से है। अतः सर्व पहले आया है, अंग बाद में आया है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ जब अंग देखते हैं तो इकाई के रूप में यहाँ हम व्यक्ति को देखते हैं, और सर्व के रूप में हम देखते हैं तो यहाँ इकाइयों के समूह के रूप में हम राज्य को देखते हैं। तो यहाँ अरस्तु ये कहते हैं कि राज्य पहले अस्तित्व में आया क्योंकि सर्व ही पहले आता है और अंग उसके बाद में आता है, और फिर जो व्यक्ति है उनका आगमन हुआ। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति है वो राज्य के अधीन ही रहकर चलता है। क्यों? यहाँ पर ये नहीं है कि व्यक्ति जब राज्य के साथ में या राज्य के अधीन रहकर चलता है तो व्यक्ति स्वतंत्र है, नहीं, व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का पूर्ण उपयोग करता है। लेकिन यहाँ
जो व्यक्ति का विकास है वो व्यक्ति स्वयं अपने स्तर पर नहीं कर सकता। इस वजह से ये आता है इसमें कि व्यक्ति का संपूर्ण जो विकास है वो परिवार में भी नहीं होता है, ग्राम में भी नहीं होता है, और वो संपूर्ण विकास राज्य में ही होता है। अतः व्यक्ति को किसी भी प्रकार से राज्य से विलग नहीं रहना चाहिए, अलग नहीं रहना चाहिए, इस सर्व के अधीन ही अंग को रहना चाहिए। और जैसे हम प्राणी विज्ञान में देखते हैं तो इसमें ये कहा जाता है कि शरीर एक सर्व है और जितने भी उसके हाथ पैर कान नाक हैं वो उसके अंग हैं, और जो सर्व शरीर के साथ में जुड़कर ही जो व्यक्ति है वो अंग हैं, उनका महत्व है। अगर वो अंग शरीर से पृथक कर दिए जाएं तो उनका कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति है वो सर्व रूपी जो राज्य है या राज्य रूपी जो सर्व है उसके अधीन है। अगर राज्य से व्यक्ति को पृथक कर दिया जाए तो फिर व्यक्ति का किसी भी प्रकार का कोई महत्व नहीं रहता है, या व्यक्ति अपने स्तर पर कुछ भी नहीं कर पाता है। इस वजह से यहाँ पर जो अरस्तु है उन्होंने ये कहा था कि राज्य व्यक्ति से क्या है, पूर्व है। इस प्रकार से जो अरस्तु हैं उनके बारे में हमने आज ये जाना कि अरस्तु का जो जन्म है वो यूनान के स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुई थी। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, परंतु प्लेटो उनको अपनी अकादमी का मस्तिष्क मानता था और औरों जो शिष्य उनको धड़ मानता था। अरस्तु ने स्वयं ने भी आगे चलकर अपनी अकादमी लीसियम की स्थापना की थी। अरस्तु ने सिकंदर को अध्ययन कार्य करवाया था, अतः वो सिकंदर का भी गुरु था। अरस्तु ने शरीर विज्ञान पर, चिकित्सा शास्त्र पर, भौतिक शास्त्र पर, राजनीति विज्ञान पर, दर्शन शास्त्र पर, सभी पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। उनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में जो उनके विचार हैं उनको अपन ने देखा कि उनके राज्य संबंधी विचार हैं, उनके क्रांति संबंधी विचार हैं, उनके संविधान संबंधी विचार हैं, उनके दासता संबंधी विचार हैं, उनके नागरिकता संबंधी विचार हैं, संपत्ति संबंधी विचार हैं, न्याय संबंधी विचार हैं। तो इसी के साथ में प्लेटो और अरस्तु है उनका एक तुलनात्मक अध्ययन भी है। तो इस रूप में हमने जो अरस्तु है उसको संक्षिप्त में जाना था, उनके परिचय के बारे में, और फिर हमने जो उनके विचार हैं उनको प्रारंभ किया। उसमें सबसे पहले उनका राज्य संबंधी विचार कि कैसे कैसे उन्होंने राज्य संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, इनके बारे में अपन ने जो संक्षेप में उनका अध्ययन किया। और आगे भी हम अरस्तु के बारे में निरंतर अध्ययन करते रहेंगे। आप ऑनलाइन कक्षाओं के साथ में जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।